हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में बीसीआर का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज रिज्यूमे राइटिंग। अगर आप लोगों को बेटा याद हो, रिज्यूमे राइटिंग के अंदर हम लोगों को बेटा टोटल 5 ही कॉन्सेप्ट हैं जो पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको चार्ट याद हो, अपना चार्ट ओपन कीजिए जो मैंने लास्ट क्लास में बनवाया था। बेटा सबसे पहले हम लोगों ने चार्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोग कंप्लीट की थी, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिज्यूमे। सेकंड हम लोगों ने बेटा एक चीज और कंप्लीट की थी, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर व्हाइल राइटिंग रिज्यूमे। और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एक कॉन्सेप्ट, दैट इज डेफिनेशन ऑफ कवर लेटर। 2 ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बचे इस चैप्टर के अंदर, वन इज स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, और एक हम लोगों को और कॉन्सेप्ट इसी के अंदर पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे। फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे के अंदर हमें एक्चुअल में 3 तरीके के रिज्यूमे पढ़ने हैं और उनका फॉर्मेट देखना है। 3 तरीके के रिज्यूमे में पहला रिज्यूमे जो आपको पढ़ना है दैट इज क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, ठीक है। सेकंड रिज्यूमे जो आपको पढ़ना है दैट इज फंक्शनल रिज्यूमे, एंड थर्ड एंड लास्ट इज कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशनल रिज्यूमे। ये तीनों तरीके के रिज्यूमे हमें पढ़ने हैं और इन तीनों रिज्यूमे का फॉर्मेट देखना है। हमने 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे, जल्दी से रिकॉल करवाओ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा डेफिनेशन ऑफ रिज्यूमे। अगर आपको याद हो बेटा डेफिनेशन ऑफ रिज्यूमे, रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंट्रोड्यूसेस यू, दैट इज द एप्लीकेंट टू योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर और ट्रेनर। फुल स्टॉप। इट टेल्स देम व्हाट यू हैव डन, दैट इज हु यू आर, व्हाट यू हैव डन एंड व्हाई दे शुड हायर यू। इसके बाद मैंने एक चीज आपको और बताई थी, राइटिंग अ गुड रिज्यूमे कैन नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। फर्स्ट इंप्रेशन आर इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है अगर आप इंप्रेशन डालना चाहते हो अपने एम्प्लॉयर को कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे, तो आपको गुड रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। और रिज्यूमे गुड तभी कहलाएगा जब रिज्यूमे का कंटेंट और प्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, गुड होगा, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन ऑफ रिज्यूमे पढ़ा था। इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, अगर आपको याद हो, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर व्हाइल राइटिंग रिज्यूमे। मींस अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो किन किन जनरल पॉइंट्स को दिमाग में रख के अपना रिज्यूमे बनाओगे। पहला हमने पढ़ा था बेटा कीप द फॉर्मेट सिंपल एंड रीडेबल। मींस रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। सेकंड हमने पढ़ा था बेटा रिस्ट्रिक्ट योर रिज्यूमे टू मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। मींस अगर आप फ्रेशर हो तो आप मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेजेस का ही रिज्यूमे बनाइए, ठीक है, ज्यादा नहीं। ये नहीं 50 पेजेस का रिज्यूमे बनाएं, दैट इज रिस्ट्रिक्ट योर रिज्यूमे टू मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। थर्ड हमने पढ़ा था बेटा क्लियरली स्टेट योर ऑब्जेक्टिव। आप कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो रिज्यूमे में क्लियरली क्या करें, मेंशन करें। नेक्स्ट वन इज गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन। मींस इंफॉर्मेशन जो भी आप अपनी रिज्यूमे में एंड क्या करोगे, डालोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि क्रॉस चेक हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा हाइलाइट्स योर अचीवमेंट्स। जो चीज आपने अचीव की है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर, उन सब चीजों को अपने रिज्यूमे में क्या कीजिए बेटा, हाईलाइट कीजिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा इंफॉर्मेशन को लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कीजिए। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब है आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो तो आप लॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कीजिए सारी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा कीप द कंटेंट ऑफ रिज्यूमे शॉर्ट एंड क्रिस्प। क्रिस्प का मतलब है टू द पॉइंट। आपका जो कंटेंट है वो बोर नहीं करना चाहिए आपके एम्प्लॉयर और ट्रेनर को। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे व्हाइल राइटिंग द रिज्यूमे। क्लियर है सर। इसके बाद हम लोगों ने बेटा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, दैट इज कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है? रेज्यूमे अगर आप किसी कंपनी में भेज रहे हो तो आप रेज्यूमे तो ईमेल के साथ अटैच करके भेजोगे, लेकिन जब आप रेज्यूमे अटैच करके भेजोगे तो आपको कुछ ईमेल लिखते टाइम आपको कुछ लाइंस लिखनी पड़ेंगी और उनको हम लोग बोलते हैं बेटा कवर लेटर। कवर लेटर इज अ लेटर दैट अकंपनीज योर रेज्यूमे एंड रिफ्लेक्ट योर नॉलेज टू एम्प्लॉयर। That is, cover letter is a letter that accompanies your resume and reflect your knowledge to employer. Its purpose is to introduce you to the organization, show your interest in the company and draw attention of your employer towards your resume. Resume is incomplete without cover letter. Clear है मालिक यहाँ तक? अगर हम लोग बात करें, ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे।
मैंने अभी आपको बोला भी था कि मैं आपको कवर लेटर और रेज्यूमे किस तरीके से अटैच करते हैं वो दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, लेकिन उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर के अंदर है दैट इज स्वॉट एनालिसिस। तो हेडिंग डालिए बेटा, हेडिंग डालिए बेटा स्वॉट एनालिसिस। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा स्वॉट एनालिसिस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा स्वॉट एनालिसिस। तो हेडिंग डालिए बेटा स्वॉट एनालिसिस, हेडिंग डालिए बेटा स्वॉट एनालिसिस। पहले समझ लीजिए फिर मैं इसको अपडेट करवाऊंगा स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले तो सर स्वॉट SWOT का मतलब क्या है? S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities and T stands for threats. SWOT की अगर मैं बात करूं बेटा, SWOT के अंदर S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities and T stands for threat. अभी मैं कंप्लीट समझाऊंगा ये क्या होता है, पहले तो मैं जस्ट आपको बेसिक बिल्कुल लेमन तरीके से समझा रहा हूं। एक बात याद रखना बेटा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस इनहेरेंट होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस इनहेरेंट होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल होती हैं। मींस दो चीजें तो इंटरनल होती हैं और दो चीजें बेटा एक्सटर्नल होती हैं। क्या मतलब है स्वॉट एनालिसिस का भी समझाऊंगा, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझा रहा हूं। स्वॉट का यहां पे फुल फॉर्म है, स्वॉट एनालिसिस में स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इनहेरेंट होती हैं और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल होती हैं। सर अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछता है सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ मींस आपकी इनहेरेंट एबिलिटी, आपकी इनहेरेंट एबिलिटी क्या है। अगर कोई मुझसे पूछता है सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकली बात करूं, अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छा काम करना आता है, दैट इज अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा, स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक है, आपको एक्सेल बहुत अच्छी तरह आता है, आपको टैली बहुत अच्छी तरह आता है, तो ये आपकी क्या है बेटा, स्ट्रेंथ है। ठीक है, वीकनेस की बात करूं, अगर आपको एक्सेल अच्छी तरीके से नहीं आता, दैट इज ये आपकी वीकनेस है। अब प्रैक्टिकली चीज सोचिए, अगर आप, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको एक्सेल या टैली जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा, स्ट्रेंथ बन जाएगी। अगर आपको एक्सेल और टैली बहुत अच्छी तरीके से नहीं आते, तो ये क्या बन जाएगी बेटा, आपकी वीकनेस बन जाएगी। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है बेटा, मार्केट में, कान खुले, मार्केट के अंदर एक्सेल की बहुत डिमांड है। मींस जिनको एक्सेल आता है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है उन पर्संस की जिनको एक्सेल आता है, तो ये बेटा हमारे लिए क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी। प्रैक्टिकली सोचो, अगर मुझे एक्सेल बहुत अच्छा आता है और मार्केट में एक्सेल की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मेरे लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटी को क्या कर लूंगा, ग्रैब कर लूंगा। ठीक, थ्रेट की बात करूं, थ्रेट का मतलब है बेटा मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब मेरे को एक बात प्रैक्टिकली बताओ, मेरा कॉम्पिटिटर तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, थ्रेट बन जाएगा ना। ठीक है, तो दीज आर दी 4 टर्म्स जो मैंने आपको हल्का सा डिटेल में समझाया है। SWOT, इसको हम लोग स्वॉट बोलते हैं। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी इनहेरेंट एबिलिटी या कैपेबिलिटी। वीकनेस का मतलब होता है आपकी इनहेरेंट वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज मतलब एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशन। थ्रेट मतलब एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन। वर्ड पे फोकस करो, अपॉर्चुनिटी मतलब एक्सटर्नल फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल का मतलब क्या, मार्केट में अगर एक्सेल की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि मेरे को एक्सेल बहुत अच्छी तरीके से आता है। मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो मेरे लिए ये फेवरेबल नहीं है,
जितना ज्यादा कंपटीशन होगा बेटा कहीं ना कहीं मेरे लिए वो अनफेवरेबल हो जाएगा। तो इस SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब ध्यान से समझिए, रेज्यूमे बनाने से पहले, ध्यान से समझिएगा, रेज्यूमे बनाने से पहले आपको एक स्ट्रेटेजिक, रेज्यूमे बनाने से पहले आपको एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, रेज्यूमे बनाने से पहले आपको एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टेक्निक यूज करनी पड़ती है, एंड दैट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टेक्निक इज नोन एज SWOT एनालिसिस। तो SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threats. Full stop. SWOT is the strategic analysis technique. अब इससे क्या फायदा होगा? अगर आप SWOT एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पता होगी आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को क्या करोगे? ग्रैब करोगे। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, SWOT एनालिसिस अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करोगे अपने रिज्यूमे में, और उन स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को क्या कर लोगे? ग्रैब कर लोगे। ठीक है। दूसरी बात, जब SWOT एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अपनी क्या पता चलेंगी? वीकनेसेस भी पता चलेंगी, एज वेल एज आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये मार्केट में थ्रेट्स हैं, मींस इतना कंपटीशन है, तो आपको आपकी वीकनेस और थ्रेट्स पता चलेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। आप खुद सोचो ना, अगर आपको पता है मार्केट में एक्सेल की डिमांड है लेकिन आपको एक्सेल नहीं आता, तो आपको यह तो पता चल जाएगा ना कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो मार्केट में। मार्केट में एक्सेल की डिमांड है और आपको एक्सेल आता ही नहीं, तो आपको यह पता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। तो एक बात याद रखना बेटा, रिज्यूमे बनाने से पहले SWOT एनालिसिस टेक्निक को यूज किया जाता है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को इंडिविजुअली ढूंढा जाता है। अपने अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ढूंढा जाएगा इंडिविजुअली कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट में क्या थ्रेट्स हैं। अपनी स्ट्रेंथ को मैं हाईलाइट करूंगा अपने रेज्यूमे में, और रेज्यूमे के अंदर स्ट्रेंथ को हाईलाइट करूंगा, और उन स्ट्रेंथ को यूज करके मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है उनको क्या करूंगा? ग्रैब करूंगा। ठीक है। वीकनेसेस जो मेरे अंदर है, उन वीकनेसेस के अकॉर्डिंग मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। मार्केट में इतना कंपटीशन है, उन थ्रेट्स के अकॉर्डिंग मुझे यह पता चल जाएगा कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। एंड दिस इज नोन एज बेटा व्हाट? SWOT एनालिसिस। तो वापस आ रहे हैं सर, SWOT एनालिसिस इज व्हाट? SWOT स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फुल स्टॉप। SWOT analysis is a strategic analysis technique that helps you to assess your overall holistic personality. आपकी ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टेक्निक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा SWOT एनालिसिस। Strength and weakness helps you to achieve objective provided you utilize your strength to grab the opportunity. Weaknesses and threats help you to understand where you stand. ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये लिखना है इसके अंदर कि आप अपने स्ट्रेंथ को अपने रिज्यूमे में क्या कीजिए? हाईलाइट कीजिए। दिस इज व्हाट योर SWOT एनालिसिस इज ऑल अबाउट। अब एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने आपको, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं बेटा, आपको टैली सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से आता है, मींस आपको टैली बहुत अच्छी तरीके से आता है, दैट इज एक्सीलेंट। आपको टैली बहुत अच्छा आता है, ये क्या कहलाएगा बेटा? आपके लिए स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको टैली बहुत अच्छी तरीके से आता है। दूसरी बात, आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता, दैट इज आपको एक्सेल आता ही नहीं है, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा बेटा? वीकनेस। मार्केट में टैली सॉफ्टवेयर जिनको आता है उनके लिए मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं मार्केट बोल रहा हूं, मार्केट, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा? अपॉर्चुनिटी,
क्यों? क्योंकि आपको एक्सेल आता है और मार्केट में आपको टैली आता है और मार्केट में टैली की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये आपके लिए क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी। और मार्केट में टैली चलाने वालों टैली जिनको आता है वो बहुत ज्यादा लोग हैं। मींस मार्केट में टैली चलाने वाले बहुत ज्यादा हैं, मींस आपके बहुत ज्यादा मार्केट में क्या है? कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये आपके लिए क्या बन गए बेटा? थ्रेट बन गए। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, आपको टैली बहुत अच्छा आता, ये आपकी स्ट्रेंथ। आपको एक्सेल नहीं आता, ये आपकी वीकनेस। टैली की मार्केट में डिमांड है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। और टैली चलाने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मींस आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये आपके लिए क्या बन गया? थ्रेट। अब आप रेज्यूमे बनाने से पहले क्या करोगे? आप रेज्यूमे बनाने से पहले स्ट्रेंथ को, अपनी सारी स्ट्रेंथ को, अपनी सारी वीकनेसेस को, अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी वीकनेस, मार्केट में सारी अपॉर्चुनिटीज और मार्केट में थ्रेट्स को इंडिविजुअली लिखोगे। अपनी सारी स्ट्रेंथ को क्या करोगे? हाईलाइट कर दोगे रेज्यूमे के अंदर। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को क्या करोगे? ग्रैब कर लोगे। ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को क्या करोगे? ग्रैब करोगे। और वीकनेस, जितनी भी आपकी वीकनेसेस हैं, उन सारी वीकनेसेस और थ्रेट्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। और जितने भी स्ट्रेंथ होंगी, आप उन स्ट्रेंथ को आप अपने रिज्यूमे में क्या करोगे? हाईलाइट करोगे। दिस इज व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। क्लियर है सर? तो मैंने आपको जो डिटेल में समझाया, स्वॉट एनालिसिस ये एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एनालिसिस आपको इसलिए परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपनी ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनालिटी को क्या कर सकते हो? एसेस कर सकते हो। दैट इज, आप अपनी ओवरऑल होलिस्टिक मतलब कंप्लीट पर्सनालिटी को एसेस कर सकते हो इस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है सर? दैट इज व्हाट? स्वॉट एनालिसिस। अब अपडेट कर लो इसको, जो मैं लिखवा रहा हूं ध्यान से लिखते टाइम आप रीड भी कीजिएगा, तभी आपको ये और डिटेल में समझ आएगा। और एक बात और याद रखना, जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचोगे, वहां पे एक सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अंदर और डिटेल में आप ये सब कुछ पढ़ोगे। क्लियर सर? तो अपडेट कर लो बेटा, हेडिंग डालो स्वॉट एनालिसिस। हेडिंग डालिए बेटा स्वॉट एनालिसिस। पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा। स्वॉट एनालिसिस, पहला पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। SWOT stands for strength, weaknesses, opportunities and threats. SWOT की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। SWOT stands for strength, weaknesses, opportunities and threats. फुल स्टॉप। कंटिन्यूएशन में लिखो, SWOT analysis is a strategic planning. SWOT analysis is a strategic planning technique. SWOT analysis is a strategic planning technique that makes you to identify your strength. SWOT analysis is a strategic planning technique that makes you to identify your strengths, weaknesses, opportunities and threats. SWOT analysis is a strategic planning technique that makes you to identify. SWOT analysis is a strategic planning technique that makes you
to identify your strengths, weaknesses, opportunities and threats, thereby enabling you to assess your holistic personality. देखो लाइन आ गई ना, ध्यान से देखो क्या लिखा है. SWOT analysis is a strategic planning technique that makes you to identify, मीन्स इस टेक्निक के थ्रू आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, that makes you to identify strengths, weaknesses, opportunities, threats, thereby enabling you to assess your holistic personality. मीन्स इस टेक्निक के थ्रू आप अपनी कंप्लीट पर्सनालिटी को क्या कर सकते हो, एसेस कर सकते हो. तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, SWOT स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, फुल स्टॉप. आगे देखो लिखा है, SWOT एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक दैट मेक्स यू टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, thereby enabling you to assess your holistic personality. क्लियर है सर? अंडरलाइन कर लो, assess holistic personality, अंडरलाइन कर लो, assess holistic personality, अंडरलाइन कर लो, strategic planning technique, अंडरलाइन कर लो होलिस्टिक पर्सनालिटी, अंडरलाइन कर लो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेक्निक. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए. मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके क्या करोगे बेटा, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे. ग्रैब की जगह वर्ड लिखोगे लेवरेज. मैंने आपको बताया ना, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटीज को क्या करोगे, ग्रैब. ग्रैब की जगह आप वर्ड लिखोगे लेवरेज. और वीकनेस और थ्रेट्स के अकॉर्डिंग आपको यह पता चलेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो. तो सेकंड पॉइंट ये लिखना है, लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर हेल्पफुल. स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर हेल्पफुल इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर ले. तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर हेल्पफुल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर हेल्पफुल इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइडेड. स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर हेल्पफुल इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडेड. Strength and weaknesses are helpful in achieving your objective provided that you utilize your strength, provided that you utilize your strength to leverage the opportunities. देखो क्या लिखा लाइन, strength and weakness are helpful, strength and weakness are helpful, strength and weakness are helpful in achieving your objective provided you utilize your strength to leverage the opportunities. means आप अपनी strength का utilization करो to leverage the opportunities. मीन्स आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करो और अपॉर्चुनिटीज को क्या करो, ग्रैब करो. तभी आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे. तो वर्ड आ गया, स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज को क्या करते हैं, लेवरेज करते हैं. लेवरेज मतलब ग्रैब करते हैं. क्लियर? थर्ड एंड लास्ट पॉइंट लिखिए, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स. थर्ड पॉइंट लिखिए, वीकनेसेस और थ्रेट्स के अकॉर्डिंग आपको यह पता चलेगा आप कहां पे स्टैंड करते हो. और इस पूरी एनालिसिस के बाद आप अपने जितने भी आपकी स्ट्रेंथ है उनको आप अपने रिज्यूमे में क्या करोगे, हाईलाइट करोगे. तो थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स
gives you a reality check. Weaknesses and threats gives you a reality check as to where you stand. Weaknesses and threats gives you a reality check as to where you stand. क्लियर है सर? अब आपने 3 पॉइंट लिखे हैं SWOT एनालिसिस में. पहला पॉइंट, SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threats. Full stop. SWOT analysis is a strategic planning technique that makes you to identify strength, weakness, opportunities and threats that helps you to assess your holistic personality. Second point आपने लिखा है, strength and weakness are helpful in achieving your objective provided you utilize your strength to leverage the opportunities. थर्ड पॉइंट लिखा है आपने, weaknesses and threats gives you a reality check where you stand. क्लियर है सर? अब एक लास्ट लाइन लिखो, पॉइंट नहीं है, लास्ट लाइन. आफ्टर दिस एनालिसिस, इस एनालिसिस को करने के बाद आप अपनी सारी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उनको हाईलाइट करोगे अपने रिज्यूमे में, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करो ना, वीकनेसेस को हाईलाइट थोड़ी ना करोगे. तो ये लिखा है, आफ्टर दिस एनालिसिस, it becomes easier for you. After this analysis, it becomes easier for you to highlight your abilities. Abilities मतलब आपकी strength. After this analysis, it becomes easier for you to highlight your abilities in the form of resume. After this analysis, it becomes easier for you to highlight your abilities in the form of resume. समझ आया पॉइंट? कि इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के बाद आप क्या करोगे, आप रिज्यूमे के अंदर अपनी सारी एबिलिटीज को क्या करोगे, हाईलाइट करोगे. दिस इज व्हाट SWOT एनालिसिस इज ऑल अबाउट. और डायग्राम भी बनाओगे इसका. डायग्राम कैसे बनता है बेटा? एक 2x2 की मैट्रिक्स बनती है. एक 2x2 की मैट्रिक्स बनती है. बनाओ आप ये डायग्राम, पहले देख लो. यहां पे S, यहां W, यहां O, यहां T. ठीक है, ये होता है बेटा स्ट्रेंथ और वीकनेस. यहां ये होता है बेटा क्या, इंटरनल. मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी खुद की होगी. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कहां से आते हैं बेटा, एक्सटर्नल. ठीक है, स्ट्रेंथ को यूज करोगे, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे. वीकनेस और थ्रेट्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको पता करेंगे कि आप कहां पे स्टैंड करते हो. तो एक बात, स्ट्रेंथ अगर आपकी है तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, और आपके अंदर कुछ वीकनेस है तो ये क्या है, हार्मफुल. खुद सोचो, वीकनेस हार्मफुल होती है और थ्रेट्स भी आपको लिए खतरा है. खतरा मतलब जितना ज्यादा कंपटीशन है उतना खतरा है. स्ट्रेंथ आपकी है वो आपके लिए हेल्पफुल है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में है वो आपके लिए हेल्पफुल है. दिस इज व्हाट SWOT एनालिसिस डायग्राम. तो ये डायग्राम आप बना के आएंगे अगर एग्जाम में SWOT एनालिसिस पूछता है. तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, SWOT एनालिसिस डायग्राम. एग्जाम्पल लिखना हो तो स्ट्रेंथ में लिख सकते हो. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मैंने आपको बताया ना, आपको टैली आता है बहुत अच्छी तरीके से. वीकनेस क्या है, आपको टैली नहीं आता. अपॉर्चुनिटी क्या है, टैली में बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में. थ्रेट्स क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है. तो इस तरीके से एग्जांपल्स भी हो सकता है बहुत सारे, बट आपको एग्जांपल्स नहीं लिखना, जस्ट आपके मॉड्यूल में ओवरव्यू दे रखा है. क्लियर है सर? दिस इज व्हाट SWOT एनालिसिस. तो हमारे जो टॉपिक है बेटा, हमारा एक ही टॉपिक बचा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिज्यूमे या व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रिज्यूमे, जिसमें हमें 3 तरीके के फॉर्मेट पढ़ने हैं, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल, कॉम्बिनेशन. वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले
मैं आपको बेटा कुछ जर्नल फॉर्मेट है रेज्यूमे का जो मैं आपको बना रहा हूं, जर्नल फॉर्मेट। क्रोनोलॉजिकल का फॉर्मेट बनेगा, लेकिन कुछ जर्नल फॉर्मेट होता है रेज्यूमे का, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो बेटा, जर्नल फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे। स्वॉट एनालिसिस कंप्लीट हो गया, अब हेडिंग डाल लो बेटा, जर्नल फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे। कुछ जर्नल फॉर्मेट होता है रेज्यूमे का। अब हम लोग यहां पे दो तरीके के फॉर्मेट देख रहे हैं, दैट इज अभी हम लोग क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे। रेज्यूमे का कुछ जर्नल फॉर्मेट होता है। एक रेज्यूमे तो उनके लिए बेटा जो फ्रेशर्स हैं, और एक रेज्यूमे उनके लिए बेटा जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और वो जॉब को चेंज कर रहे हैं, जर्नल फॉर्मेट। फिर हम लोग देखेंगे डिटेल में। अब देखो जरा सामने देखो बेटा, उसके बाद कॉपी करना। फॉर्मेट की बात करता हूं, फ्रेशर। फ्रेशर मतलब मैंने अभी कंप्लीट करा है अपने पूरी एजुकेशन, अब मैं जॉब को ढूंढ रहा हूं, दैट इज फ्रेशर। मेरे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले हम अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल लिखते हैं। सामने देख लो पहले, उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा। जब आप क्रोनोलॉजिकल, रेज्यूमे, फंक्शनल पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। जस्ट ये फॉर्मेट है। कॉन्टेक्ट डिटेल लिखेंगे ऊपर, अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी, एड्रेस। सेकंड करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है आप इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है, एक या दो लाइन में लिखोगे अपना ऑब्जेक्टिव। मैं इस कंपनी में इसलिए जॉब करना चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना चाहता हूं, मेरे को नॉलेज गेन करनी है, इसलिए मैं इस कंपनी में क्या करना चाहता हूं, जॉब करना चाहता हूं। तो स्टेट बिल्कुल क्लियरली मेंशन करोगे अपना करियर ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट में लिखोगे अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, दैट इज एकेडमिक डिटेल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स मतलब आपने कौन से ईयर में क्या किया है। जैसे आपने, लेट अस सपोज मैं अपनी बात करता हूं, मैंने 2005 में एमसीए किया, 2002 में मैंने ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स किया, 1999 में मैंने 12th किया, 1997 में मैंने 10th किया, दैट इज एजुकेशनल डिटेल्स। फोर्थ, फ्रेशर के लिए एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा अचीवमेंट्स का मतलब आपने स्कूल के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की, मींस जैसे स्केटिंग कंपटीशन था, बैडमिंटन कंपटीशन था, ऑल इंडिया लेवल पे आपने क्रिकेट खेला या आपने नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला, आपने रैंक, आपको मेडल मिला, दैट इज अचीवमेंट्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर दैट इज कॉन्टैक्ट डिटेल, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल डिटेल, अचीवमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट के अंदर अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है, जैसे मैंने कंप्यूटर के अंदर एक्सेल की ट्रेनिंग की, तो आप अपनी सारी ट्रेनिंग्स लिखोगे। सिक्स पॉइंट के अंदर, वापस बोल रहा हूं, ट्रेनिंग के बाद सिक्स पॉइंट में आप क्या लिखोगे, अपनी स्ट्रेंथ लिखोगे, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखोगे। सेवेंथ पॉइंट के अंदर आप अपनी क्या लिखोगे, हॉबीज लिखोगे। ऑप्शनल है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और एट्थ के अंदर लास्ट में अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स लिखोगे। पर्सनल डिटेल्स के अंदर लिखते हैं हम लोग पर्सनल डिटेल्स, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब कुछ दोबारा से लिखते हैं। मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, ये कुछ फॉर्मेट मैंने आपको बताया फ्रेशर के लिए। अब जॉब एप्लीकेंट के लिए सेम फॉर्मेट है। जॉब एप्लीकेंट के लिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल ऊपर आएंगी, सेकंड बिल्कुल सेम कैरियर ऑब्जेक्टिव, थर्ड, अब थर्ड में ध्यान से समझिए, थर्ड में कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद उसकी कैरियर समरी आती है। कैरियर समरी का मतलब है अब उसने जॉब कर रखी है, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसको इस सॉफ्टवेयर पे काम आता है, तो वो 2-4 लाइन करियर की समरी लिखेगा।
फोर्थ में वो अपना एक्सपीरियंस लिखेगा। एक्सपीरियंस मतलब प्रीवियस जिस कंपनी में उसने काम किया है। एक्सपीरियंस के अंदर कंपनी, जिस कंपनी में उसने काम किया, जैसे कंपनी 1 उसका नाम, उस कंपनी के अंदर उसका क्या जॉब, दैट इज उसका क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सारी लिखेगा। ऐसे ही कंपनी 2, एक से ज्यादा कंपनी में काम किया, उसकी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो लिखेगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखेगा। सिक्स पॉइंट के अंदर ऑब्वियसली बात है, सिक्स पॉइंट के अंदर अगर बात करूं हॉबीज लिखना चाहे तो लिख सकता है, ऑप्शनल है। और फिर इसके बाद सेवेंथ वन इज पर्सनल डिटेल्स। ये कोई जर्नल फॉर्मेट होता है बेटा रेज्यूमे का। जब अभी हम लोग रेज्यूमे प्रॉपर बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कुछ जर्नल फॉर्मेट है। मैंने जनरल फॉर्मेट आपको बताया रेज्यूमे का, एक उसके लिए जो बिल्कुल अभी पढ़ के निकला है, जो जॉब ढूंढ रहा है। अब अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है फर्स्ट टाइम तो उसको फ्रेशर बोलेंगे, उसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक वो जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और जॉब चेंज करने के लिए दूसरी कंपनी में अप्लाई कर रहा है। तो ये दो तरीके के रेज्यूमे है, वन इज फॉर फ्रेशर एंड वन इज फॉर जॉब एप्लीकेंट। क्लियर है सर? दोनों में जस्ट एक चीज का डिफरेंस दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल दोनों में है, कैरियर ऑब्जेक्टिव दोनों में है। ठीक है, वहां पे एजुकेशनल डिटेल आ जाएगी, यहां पे कैरियर की समरी आ जाएगी। कैरियर मतलब कहीं ना कहीं उसने कितने साल काम किया, क्या क्या कंपनी में, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है उसके पास, किस किस सॉफ्टवेयर पे उसको काम आता है, वो सब कुछ कैरियर समरी में 2-3 लाइन लिखेगा। और एक्सपीरियंस अपना, प्रीवियस कंपनी में क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एजुकेशनल डिटेल दोनों में आएगी। अब अगर मैं बात करूं हॉबीज, ऑप्शनल है, लिखना चाहो लिख सकते हो, पर्सनल डिटेल्स दोनों में आएंगी। क्लियर है सर? पर्सनल डिटेल के अंदर हम लोग जस्ट डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ठीक है, मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। तो ये कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो मेंशन की जाती है लास्ट में। तो अब ये दो फॉर्मेट है, जस्ट इनको कॉपी कर लीजिए बेटा। जब हम लोग क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, फंक्शनल रेज्यूमे, ठीक है, और कॉम्बिनेशनल रेज्यूमे देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके रेज्यूमे बनाएंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए बेटा। जनरल फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे, फ्रेशर और जॉब एप्लीकेंट, ऐसी कॉलम बना के कर लो। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रिज्यूमे, जिसके अंदर हमें पढ़ना है बेटा क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, सेकंड वन इज फंक्शनल रेज्यूमे, थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन रेज्यूमे, और तीनों का फॉर्मेट देखना है। दैट इज एक ही टॉपिक बचा है छोटा सा। और मैं फिर आपको प्रैक्टिकली मेल के अकॉर्डिंग, मेल के थ्रू किस तरीके से रिज्यूमे अटैच करके सेंड करते हैं अलॉन्ग विद कवर लेटर, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं बेटा सीए बनने के बाद, जब आप फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढोगे या आप आर्टिकलशिप करोगे तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे? फ्रेशर वाला, क्योंकि आपके पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा ना किसी कंपनी का। जब आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आप बेटा कहीं ना कहीं क्या करोगे? रेज्यूमे भेजोगे, और रेज्यूमे कौन सा भेजोगे? फ्रेशर वाला फॉर्मेट यूज करोगे। रीजन बीइंग क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपने 1, 2 या 3 जगह काम किया, दैट इज आपको 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जिसमें आपने 2 कंपनीज में काम कर रखा है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट कंपनी में जॉब करना चाहते हो, दैट इज जॉब को स्विच करना चाहते हो। ऑब्वियसली बात है, सब लोग जॉब स्विच करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहिए उनको। ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे? जॉब एप्लीकेंट वाला, जिसके अंदर आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर्स की सारी डिटेल्स लिखोगे। प्रीवियस एम्प्लॉयर्स की डिटेल मतलब कि इस कंपनी में आपने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक काम किया था, क्या क्या आपकी उस कंपनी के अंदर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। जल्दी से आप इसको जनरल फॉर्मेट को कॉपी कीजिए। बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा,
उसके अगली क्लास के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आपके बीसीआर का। तो रेज्यूमे राइटिंग की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्लास एक क्लास और लगेगी जिसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो गया? कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? कैरियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप उस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आप उस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो। तो आपको एक या दो लाइन में लिखना पड़ता है अपना कैरियर का ऑब्जेक्टिव। क्या लिखोगे इसमें एक या दो लाइन में कि आप इस कंपनी में इसलिए जॉब करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ग्रोथ के लिए। ऑब्वियसली बात है, मैं कंपनी में जॉब करना चाहता हूं बिकॉज मुझे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मुझे एक ऐसा एनवायरमेंट मिल रहा है जहां पे मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता हूं। दैट इज माई कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर समरी का मतलब होता है बेटा कि आपने प्रीवियस जिन जिन कंपनीज में काम किया है, ठीक है, प्रीवियस जिन जिन कंपनीज में आपने जॉब की है, 3-4 लाइन में वो समरी लिख दो। फिर यहां एक्सपीरियंस में लिखो कौन सी कंपनी में काम किया, क्या रोल था, कौन सी कंपनी में कौन से ईयर से कौन से ईयर तक काम किया, क्या रोल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर एजुकेशनल डिटेल्स में आप अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स लिखोगे। हॉबीज आर ऑप्शनल, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं रिज्यूमे में हॉबीज लिखनी चाहिए। फिर पर्सनल डिटेल्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, फोन नंबर आता है, मैरिटल स्टेटस आता है। मैरिटल स्टेटस मतलब सिंगल हो या मैरिड हो, ठीक है, कुछ इस तरीके की डिटेल्स आते हैं, दैट इज पर्सनल डिटेल्स। क्लियर सर? अब वापस हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा रिज्यूमे की डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर, या व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर। स्टेप्स की जगह पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर व्हाइल राइटिंग रिज्यूमे। थर्ड हमने पढ़ा बेटा डेफिनेशन ऑफ कवर लेटर। फोर्थ हम लोगों ने बेटा इसी के अंदर क्या देखा, हमने फोर्थ देखा स्वॉट एनालिसिस। और फिफ्थ हम लोगों ने कुछ जनरल फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे देखे, जिसके अंदर फ्रेशर का भी देखा और हम लोगों ने जॉब एप्लीकेंट का भी देखा। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है इसी चैप्टर के अंदर, दैट इज व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स या व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ रेज्यूमे, जिसके अंदर बेटा आपको 3 तरीके के रेज्यूमे और उनका फॉर्मेट देखना है। पहला आपको पढ़ना है बेटा क्रोनोलॉजिकल, सेकंड आपको पढ़ना है बेटा फंक्शनल, थर्ड आपको पढ़ना है बेटा कॉम्बिनेशन। ये 3 तरीके के रेज्यूमे, फंक्शनल, कॉम्बिनेशन, क्रोनोलॉजिकल, ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।